क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस देश की बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही हैं जिनकी जड़ें खुद सरकार ने पैदा की हैं। जी हां, इस देश में नक्सलिज्म की शुरुआत इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान के लागू होने के जस्ट एक साल बाद 1951-52 में जब लोकसभा इलेक्शन शुरू हुए और हमारे देश की पहली सरकार बनी पंडित नेहरू की, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड था और उसके बाद 1956 से लेकर 61 तक का जो सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डेडिकेटेड था। और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेकेड के बाद 1960s और 70s से हमें नक्सलिज्म की कहानी शुरू होती हुई दिखती है। सरकार ने उद्योग खोलने के लिए उद्योगपतियों, पूंजीवादियों और कैपिटलिस्ट लोगों को जंगल की सारी जमीनें दे दी और कहा कि ये जो जंगल आपके सामने है, इन जंगल के सभी पेड़ों को काट दीजिए, जंगलों की जमीनों को साफ कर दीजिए। यहां पर जो ट्राइबल्स थे, उनके जो घर थे, झोपड़ियां थी, मिट्टी के कच्चे मकान थे, उन मकानों को उनके सामने तोड़ा गया, जमीनें साफ करके उद्योग स्थापित किए गए और उन ट्राइबल्स को, भोले भाले जनजाति लोगों को कहा गया कि अगर आप अब इस जंगल में रहना चाहते हैं तो आपको इन फैक्ट्रियों में काम करना पड़ेगा 18 घंटे, और बदले में उन्हें पैसे नहीं दिए गए, उन्हें बासी रोटी और नमक दिया जाता था। और वो उस बासी रोटी और नमक को एक अलग तरीके से खाते थे। पानी गर्म कर लेते थे बर्तन में, उसमें नमक मिलाते थे, नमकीन पानी में उस बासी रोटी को भिगो कर खाते थे और काले और लाल रंग की चींटी की चटनी के साथ उस रोटी को खाया जाता था। आज भी छत्तीसगढ़ में वो एक ट्राइबल फूड के नाम से फेमस है और ये एक कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है, ये एक एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ है हमारे ट्राइबल्स का 60s और 70s के डेकेड में, उसकी एक पहचान है। और ये सिर्फ उनका वर्क एक्सप्लॉयटेशन नहीं, इसके अलावा उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया इन पूंजीवादियों के द्वारा। काम के नाम पर न जाने कितने अत्याचार किए गए उनके खिलाफ, और ये ट्राइबल्स इतने भी अवेयर नहीं थे कि ये सरकार के पास जाएं, क्योंकि ये ट्राइबल्स हमेशा से ही परेशान रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री में दूसरे राजाओं से परेशान रहे, मिडाइवल हिस्ट्री में ये मुगलों के द्वारा परेशान किए गए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1927 में हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट आ जाता है और इन ट्राइबल्स को इन्हीं जंगलों से निकाल दिया जाता है। और सरकार जब आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर, तो इनके जंगलों को और इनके घरों को इनके सामने उजाड़ दिया जाता है। फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, 80s के डेकेड में फॉरेस्ट एक्ट आता है और इन ट्राइबल्स को कहा जाता है कि ये जो आपका घर है जंगल, इस जंगल से आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि आप इस जंगल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। असलियत ये थी कि ये ट्राइबल्स इन जंगलों में 5000 सालों से रह रहे थे और 5000 सालों से, हजारों सालों से ये इस जंगल को बर्बाद नहीं कर रहे थे, इस जंगल की सुरक्षा कर रहे थे। बर्बाद करने के लिए तो सरकार आई थी इस देश में, क्योंकि वो ट्राइबल से जंगल इसलिए छीनना चाहती थी क्योंकि उन जंगलों को साफ करके वो उद्योग स्थापित करना चाहते थे और वहां पर खदानों से माइनिंग करना चाहते थे और अपना कंसोलिडेटेड फंड, अपना सरकारी खजाना अपनी जेबें भरना चाहते थे। तो यहां पर जंगलों से सुरक्षा जो करनी थी वो ट्राइबल्स कर रहे थे और सरकार कर रही थी इन जंगलों का और ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन। तो जब आपके सामने, इमेजिन करिए कि आप ही के सामने आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके घर को उजाड़ दिया जाए और उस पर एक उद्योग स्थापित कर दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इस उद्योग पर तुम काम करोगे और तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे वो हम देंगे, और एक्सप्लॉयटेशन किया जाए आपका, तो आप भी मजबूर हो जाएंगे हथियार उठाने के लिए। और यहां पर इतना डराया गया, इतना एक्सप्लॉइट किया गया इन ट्राइबल्स को कि इनके मन का डर ही खत्म हो गया और कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने इन सताए हुए भोले भाले ट्राइब्स का ब्रेन वॉश कर दिया और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की तरफ इन्हें धकेल दिया और ये भोले भाले ट्राइब्स बन गए नक्सलवादी। तो ये नक्सलवादी की कहानी क्या है, आज के इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जब हम लोग इस देश में नक्सलवाद की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता ही है और हमें पता है कि ये नक्सलिज्म जो है ये आपके जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी का है। लेकिन ये जीएस पेपर 3, प्रीलिम्स, मेंस, इन अलग अलग विषयों की तैयारी करने के चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं अब पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके करियर में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की जिम्मेदारी चहल एकेडमी ने ली है। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पैसे की कमी की वजह से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, चहल एकेडमी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए दिवाली के शुभ अवसर पर एक स्कॉलरशिप लेकर आई है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ
49,999 रुपीज में ऑनलाइन मोड में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। और उसी को अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 19,999 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे और कोड यूज करना पड़ेगा दिवाली। तो अगर हम लोग यहां पर अब बैकग्राउंड की बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें नक्सलिज्म की, तो ये जो नक्सलिज्म है इसे हम लोग माओइज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओवाद या नक्सलवाद के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये पश्चिम बंगाल, आज के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके से शुरू हुआ था, इसीलिए इसे नक्सलवाद कहा जाता है, क्योंकि असल नाम तो इसका माओइज्म है, जो चाइना से आया था। क्योंकि 1970 तक जो चाइना के रूलर थे माओ त्से तांग, ये उनकी थ्योरी थी कि आपको अपने अधिकार मांगने नहीं लेकिन छीनने पड़ते हैं, भले ही वो बंदूक के दम पर क्यों ना हो। और वो माओइज्म की थ्योरी चाइना से चलकर जब भारत आती है तो नक्सलिज्म में यहां पर कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने नक्सलिज्म को इस देश में शुरू किया है, जिसमें आपको चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल सांथाल जैसे लीडर्स देखने को मिलते हैं। प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जिसे हम लोग CPIML कहते हैं, जो 1969 में बनी थी, वो खुद बेसिकली यहां पर नक्सलाइट्स को सपोर्ट करती थी और नक्सलिज्म को बढ़ाती थी। एक वक्त तो ऐसा था कि पूरे के पूरे आधे भारत में आपका नक्सलिज्म फैला हुआ था, जिसे हम लोग रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये रीजन आपका, जहां पर आपको यहां पर कलर देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कलर, ये बेसिकली आपके रेड कॉरिडोर कहलाते थे। तो यहां पर अगर हम लोग आइडियोलॉजी की बात करें, नक्सलिज्म की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये नक्सलाइट्स जो थे ये पूरी तरीके से सरकार विरोधी थे, पार्लियामेंट के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ थे, इस देश के खिलाफ थे। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इस पूरे देश में चलता है डेमोक्रेसी के नाम पर, वो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को, सरकारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और इनका ये कहना था कि जहां पर जंगलों पर, गांव के इलाकों में जहां पर नक्सलाइट हैं, वहां पर उनका ही रूल चलेगा, कोई संविधान, कोई सरकार, कोई प्रशासन कोई काम नहीं करेगा। यानी देश के अंदर रहते हुए वो अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे। और यही आपकी आइडियोलॉजी कहलाती है लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उसकी आइडियोलॉजी। अब यहां पर अलग अलग तरीके के हमको यहां पर ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं नक्सलिज्म के। जैसे कि यहां पर जो नक्सलाइट्स थे वो हर उस आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल पर अटैक करते थे, सरकारी अधिकारी पर अटैक करते थे जो संविधान में भरोसा करता था। चाहे आपकी CRPF की आर्म्ड फोर्सेस हो या सरकारी अधिकारी हो या स्टेट पुलिस हो, जितने भी बेसिकली फॉरेस्ट एरिया थे, डेंसली फॉरेस्ट एरिया, जो घने जंगल के इलाके थे, वहां से ये बेसिकली अपना मेजर ऑपरेशन चलाते थे। और एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पैरेलल सरकार, समानांतर सरकार इस देश में चला रहे थे कि जहां पर नक्सलाइट्स का दबदबा है, डोमिनेंस है, वहां पर अलग कानून चलेगा और बाकी जगह पर सरकार का अलग कानून चलेगा। एक तरीके से आप इसको कश्मीर से कंपेयर कर सकते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी के नाम पर कहा जाता था कि कश्मीर को पूरी तरीके से भालक से अलग कर दो, आजादी दे दो। नक्सलिज्म में कहा जा रहा था कि हमको अलग होने की जरूरत नहीं, लेकिन भारत के अंदर ही हमें एक अलग देश बनाना है। अब इसके बहुत सारे बेसिकली क्या है कि फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मिसमैनेजमेंट किया गया यहां पर फॉरेस्ट का। नक्सलिज्म क्यों बढ़ा? क्योंकि जो ट्राइबल्स का घर था, जंगल, सरकार ने उनके घरों से ही ट्राइबल्स को निकाल दिया। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना भी था तो इसमें ट्राइबल्स के साथ नेगोशिएशन होना चाहिए था, उनके साथ मिलकर बातचीत की जानी चाहिए थी। लेकिन 60s और 70s के डेकेड में तो ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार भारत के ट्राइबल्स को भारत का नागरिक मानती ही नहीं है। ना उनसे बातचीत हुई, ना उनसे परमिशन ली गई, ना किसी तरीके का नेगोशिएशन हुआ। मिसमैनेजमेंट किया गया फॉरेस्ट का। उन जंगलों में जहां पर नक्सलवादी हजारों सालों से रह रहे थे, उनके घरों से उनको बाहर निकाल दिया गया और ये आक्रोश, गुस्सा और रोष उनके मन में पूरी तरीके से भर गया। जो ट्राइबल पॉलिसी सरकारों ने बनाई थी कि यहां पर ट्राइबल्स का, जनजातियों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर कभी वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई, अधिकारियों की लापरवाही और आलस और मक्कारी की वजह से। और यहां पर देश आगे बढ़ता गया, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं वो आपके यहां पर पीछे रहते गए। इकोनॉमी कंटिन्यूअसली हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन ट्राइबल्स अभी भी ज्योग्राफिकली, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमें नजर आते हैं। लैंड रिफॉर्म्स यहां पर किए गए थे पूरे देश में कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको यहां पर जमीनें दी गई थी, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म का फायदा कभी ट्राइबल्स तक पहुंच ही नहीं पाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन उनकी ही जमीन पर हम लोगों ने स्थापित की, लेकिन उन इंडस्ट्री का फायदा उन्हें हुआ नहीं। उल्टा सबसे ज्यादा यहां पर बेसिकली हमें नुकसान देखने को मिलता है। अब यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है कि नक्सलवादी जो हैं
वो ज्यादा से ज्यादा यूथ को यहाँ पर रिक्रूट करते थे। 12 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 30 साल तक के आदमी को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता था, क्योंकि यूथ को ब्रेन वॉश करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसकी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा है और उसे दिखता है कि मेरी एस्पिरेशन यहाँ पर पूरी हो नहीं रही है, मेरे सपने बड़े हैं लेकिन सरकार मेरे सपनों को पूरा कर नहीं रही है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई से वो परेशान है। और नक्सलवादी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी उसके दिमाग में भरकर ये कहते हैं कि अगर नक्सलवाद के नाम पर अगर हम लोगों ने अपना एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश कर लिया तो जो तुम्हारे सपने सरकार पूरी नहीं कर रही है, एक अलग क्षेत्र और देश बनाकर हम उन सपनों को पूरा करेंगे। प्लस ट्राइबल्स को भी धीरे धीरे अपने यहां पर फेवर में ले लिया। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस तो थे ही, क्योंकि घने जंगलों में सरकार यहां पर पहले करना नहीं चाह रही थी डेवलपमेंट, और ये बेसिकली ब्रेन वॉश होते जा रहे थे। लेकिन जब नक्सलिज्म की प्रॉब्लम अपने पीक पर पहुंच जाती है तो गवर्नमेंट यहां पर कई तरीके के इनिशिएटिव्स लेती है इस नक्सलिज्म को खत्म करने में, जिसमें हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स, डेमोक्रेटिक मेजर्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग यहां पर सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स की बात करें तो यहां पर सेंट्रल एंड स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर्स यानी मैक और स्मैक जो है यहां पर बनाया गया, स्पेशली आपके जगदलपुर और गया के इलाके में, जो बेसिकली नक्सलिज्म को लेकर एक हाई रिस्क एरिया माने जाते हैं। सीआरपीएफ का अलग अलग जगह पर यहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया। 70,000 से ज्यादा पर्सोनल्स वहां पर स्टैब्लिश किए गए, डिप्लॉय किए गए, जहां पर नक्सलिज्म अपने पीक पर था। एक स्पेशल बटालियन बनाई गई कोबरा, जो नक्सलिज्म को यहां पर पूरी तरीके से खत्म करती थी। डेवलपमेंट के लेवल पर यहां पर गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लेकर आती है जिसे समाधान इनिशिएटिव कहते हैं, जिसमें आपको अलग अलग अप्रोच देखने को मिलती है, जिसमें आपको स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फाइनेंशियल डिसरप्शन जैसी चीजें देखने को मिलती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर नक्सलाइट एरियाज का, ट्राइबल एरिया का यहां पर डेवलपमेंट हो सके। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अलग इनिशिएटिव्स यहां पर लाई जाती हैं। 55 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो 9 अलग अलग स्टेट्स में थे, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान सरकार के द्वारा लाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छोटे छोटे गांव में, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में इंप्लीमेंट की जाती है, ताकि छोटे छोटे गांव की जो विलेज रोड्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट हो, स्टेट हाईवे से कनेक्ट हो, नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर बढ़ सके। कई कानून सरकार यहां पर पास करती है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, जिसमें आपको नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 देखने को मिलता है, जिसमें नक्सलवादियों को यह कहा जाता है कि आप गलत रास्ते पर जा चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सरेंडर कर दीजिए, सही रास्ते पर आइए, आप इंडियन सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में शामिल होइए, हम सारी पीछे भूलकर आगे विकास की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया जाता है, जो गलती सरकार ने 60 और 70 के दशक में की थी, सरकार उसे 2006 में यहां सुधारने की कोशिश करती है। जो अधिकार जंगलों से संबंधित इन ट्राइबल्स के छीन लिए गए थे, उन अधिकारों को यहां पर वापस दिलाने की बात संसद में की जाती है। प्लस छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2006 बनाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा ये आपको जंगल के इलाके देखने को मिलते हैं, तो यहां पर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम भी ज्यादा थी, तो इन स्टेट्स लेवल पर भी इन स्टेट्स को आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी मेजर्स दिए जाते हैं। प्लस इसी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ सिक्योरिटी बिल भी यहां पर लाया जाता है, जो बेसिकली 2007 में यहां पर पास किया जाता है। और फाइनली ये जो बेसिकली सरकार के अलग अलग प्रयास थे, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड थे या सिक्योरिटी मेजर से रिलेटेड थे, इससे नक्सलिज्म आपको कम देखने को मिलता है। आज की तारीख में 90% भारत के डिस्ट्रिक्ट नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से पार्लियामेंट में ऑफिशियली ये स्टेटमेंट या बयान दिया गया कि 2010 से लेकर 2022 तक भारत में जो नक्सलाइट अटैक हैं वो करीबन 77%, 77% यहां पर कम हो चुके हैं। आगे बस यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमें इस तरीके के इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने होंगे। नक्सलाइट्स को हमें समझाना होगा कि आप सरेंडर करिए, जो नहीं मान रहे हैं सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स के थ्रू तो उनको न्यूट्रलाइज किया ही जाएगा। और नक्सलाइट्स को समझाना पड़ेगा कि आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जुड़ेंगे सरकार के साथ, तभी जाकर आपके क्षेत्रों का डेवलपमेंट होगा और आपकी आने वाली जनरेशन को एजुकेशन मिलेगा, और वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो सपने पूरे कर पाएगी जिन सपनों को आप पूरा नहीं कर पाए थे। यहां पर लोकल पुलिस की मदद हमें ज्यादा से ज्यादा लेनी पड़ेगी, मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा वेपन्स और टेक्निक्स में, स्टेट पुलिस में, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए हम सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अलग अलग स्टेट की जो बेसिकली प्रॉब्लम है नक्सलिज्म को लेकर, चाहे वो बेसिकली आपकी आंध्र प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की,
यहां पर हमें अलग तरीके से आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पे ग्रे हाउंड्स जो है वो किए थे। और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट और आम लोग भी डेवलपमेंट डेमोक्रेसी के नाम पर उसकी मदद से ये जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकें। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जिस तरीके से आज हमने जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के एक टॉपिक को समझने की कोशिश की, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और नक्सलवाद किस तरीके से भारत में एक पीक पर था रेड कॉरिडोर के नाम से 2002 से लेकर 2005 के बीच में, और सरकार के ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से नक्सलिज्म पैदा हुआ था, और कौन से ऐसे इनिशिएटिव रहे हैं जिसकी वजह से नक्सलवाद हमें खत्म होता हुआ दिखता है। अगर इन सारी चीजों को आप चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक तक पहुंचे अवेयरनेस के नाम पर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।